म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन फिजिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। तो आइए देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन की स्टेटमेंट देखते हैं जी कि द फिनोमेना इन विच चेंजिंग अ करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें अगर किसी एक कॉइल में करंट को चेंज किया जाए तो उसकी वजह से किसी दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए, इस फिनोमेने को हम लोग नाम म्यूचुअल इंडक्शन का देते हैं जी। सो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें किसी एक कॉइल में करंट चेंज करेंगे, इस कॉइल में करंट चेंज करने की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। यही फिनोमेना हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। इसको समझने के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं जिनको हमने एक दूसरे के क्लोजली प्लेस कर दिया है। तो लेट अस कंसीडर वी हैव टू कॉइल्स प्लेस क्लोज टू ईच अदर। वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस वन। One coil is connected with a current source which is known as primary coil, and the other coil is connected with a galvanometer which is known as secondary coil. एक कॉइल को हम लोग एक सोर्स के साथ अटैच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। इस जगह पर ये चीज़ जो है ये रियोस्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास बैटरी है और ये हमारे पास एक स्विच बन जाता है। इस कॉइल को हम लोग नाम दे देते हैं, प्राइमरी कॉइल का नाम दे देते हैं। सो दिस वन इज प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली एक दूसरी कॉइल है जिसको हम लोगों ने गिलवानोमीटर के साथ अटैच कर दिया है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं सेकेंडरी कॉइल का। So the coil which is connected with the source and rheostat is known as primary coil, and the coil which is connected with the galvanometer is known as secondary coil. Both coil are placed close to each other. If the current in the primary coil is changes by varying the resistance of the rheostat, the magnetic field flux in the surrounding region changes. हमें अच्छे तरीके से पता है कि जैसे ही हम लोग इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, जो कि हमारे पास कुछ इस फॉर्म में फ्लो करता हुआ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से फ्लो करता हुआ ये करंट वापस इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमें ये भी पता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाती है। अब अगर इस रियोस्टेट जो कि बिहेव करता है हैज़ ए वेरिएबल रेजिस्टर, अगर इस रियोस्टेट की मदद से मैं इस सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो भी चेंज हो जाएगा। अब जब इस सर्किट के अंदर करंट चेंज होगा तो डेफिनेटली इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होंगी वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। जब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी, तो इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके सराउंडिंग में आ रहा है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है जी। रियोस्टेट हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर कैसे काम करता है, इसकी मदद से कभी हम लोग रेजिस्टेंस को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कभी हम लोग रेजिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं। तो रियोस्टेट की वर्किंग कैसी होती है इसको समझने के लिए मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियो को सुन सकते हैं जी। तो बहरहाल जब हम इस सर्किट का करंट चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट तो ऑटोमेटिकली इस सर्किट के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। Since the secondary coil is magnetically linked with the primary, the changing flux in the primary also changes flux through the secondary. अब हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो सेकेंडरी कॉयल है वो मैग्नेटिकली लिंक्ड है प्राइमरी कॉयल के साथ। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी कॉयल में जब करंट फ्लो करेगा तो हम सपोज करेंगे इस फॉर्म में इसमें से मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, जो कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो सेकेंडरी कॉइल के इनसाइड पास हो जाएंगी और कुछ यहाँ से इसकी आउटसाइड पास हो जाएंगी। जो इनसाइड से पास होंगी वो हमारे पास इस एंड से इस फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं जी। ठीक है। अब जब इस कॉइल का करंट मैं चेंज करूंगा तो प्राइमरी कॉइल का, तो डेफिनेटली फिर जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी तो कभी इस कॉइल के अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास होंगी, कभी इसके अंदर से कम पास होंगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स भी चेंज होगा और सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स भी चेंज हो जाता है। और हमें अच्छे तरीके से पता है कि अगर किसी जगह पर फ्लक्स चेंज हो जाए तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो याद रखिएगा जी, जो म्यूचुअल इंडक्शन है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो हमारे पास फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है। तो जब आप सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली इसके अंदर ईएमएफ जो है
वो इंड्यूस्ड हो जाता है जी। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू इट एंड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ जो हमारे पास इंड्यूस्ड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसके। और अगर हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहें तो वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसको अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे जी। हमें अच्छे तरीके से पता है जी कि अगर हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल का उसे हम लोग एन फाई एस से रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट इन प्राइमरी कॉइल के। सही है जी। एन एस फाइव एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। अगर आप इसको चेंज की रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा एन एस फाइव एस एम डेल्टा आई पी। ये एम जो है ये इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब रिमूव करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर आता है। अच्छा अब यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ भी देखें कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो सेकेंडरी कोयल का फ्लक्स चेंज हो रहा है वो प्राइमरी कोयल के करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना आप लोग प्राइमरी कोयल के अंदर रियोस्टेट की मदद से करंट चेंज करेंगे वैसे वैसे सेकेंडरी कोयल का फ्लक्स भी चेंज हो जाता है। तो उसका ये मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आईपी के। आईपी रिप्रेजेंटिंग द करंट इन प्राइमरी कॉइल। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप लोग रिमूव करते हैं तो आपको कांस्टेंट की जरूरत होती है तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो हमारे पास एम बन जाता है। अब इस एम को हम लोग नाम दे देते हैं जी म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम दे देते हैं। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है इसको इस लेक्चर के आखिर में मैं डिस्कस करूंगा। तो बहरहाल आप लोग क्या करें जी आप लोग इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो एन एस फाई एस की वैल्यू आई है इसको आप लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए एन एस फाई एस जहाँ पर लिखा हुआ है वहां पर आप क्या पुट कर देंगे एम आई पी पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों के पास ये थी इसमें हम लोग इस जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी डेल्टा एन एस फाई एस अवर डेल्टा टी। आपने यहाँ से इस डेल्टा को कॉमन निकाल लिया है बाहर कर लिया है एक साइड पे कर लिया ब्रैकेट से। अब देखिए एन एस फाई एस की जगह पे आप क्या पुट कर दें एम आई पी पुट कर देंगे जी। और ये चेंज का साइन जो है वो आप लोग करंट के साथ लगा लेंगे तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा यही हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन की इक्वेशन होती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये क्वेश्चन हमें यही बता रही है कि जी आप लोग जब जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो वो इक्वल टू आ जाएगा EMF induced in secondary coil. So the negative sign in this equation indicated that the induced EMF is such that its direction that it oppose the change of current in primary coil. इसका ये मतलब यहाँ पे बता रहे हैं जी कि जो आप लोगों के पास यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ रहा है ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो अपने कॉज को अपोज कर रहा है। अब देखें वो कॉज इसका क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ का चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो उसका ये मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी इन सेकेंडरी कॉइल वो ऑपोजिट होगी चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल के क्योंकि इसने इसको क्या करना है अपोज करना है। यही चीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है जी। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन अगर आप लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें फॉर द वैल्यू ऑफ एम तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगी जी म्यू एस डेल्टा आई पी और डेल्टा टी आप लोगों के पास इस तरफ डिवाइड हो जाती है। अब ये आप लोगों के पास वैल्यू बनती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो कि आप लोगों को ऑलरेडी मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा अब द रेशियो ऑफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी यही हमारे पास क्या कहलाती है म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है। अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होती है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स इसके कौन कौन से हैं जी सबसे पहले तो हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। जो आपके पास कॉइल्स पड़ी हुई हैं उनके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। याद रखिएगा जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे इतनी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। जितने नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उतनी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमारे पास क्या होती है कम होती है। सेकंड है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल के ऊपर भी ये चीज़ हमारे पास डिपेंड कर रही होती है। अब क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक लिंक्ड होता है लाइक NS5 जिसको लोग मैग्नेटिक लिंक बोलते हैं ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास एरिया ऑफ कॉइल के ऊपर। अब ये एरिया ऑफ कॉइल हमारे पास प्राइमरी का भी चेंज हो सकता है और सेकेंडरी का भी चेंज हो सकता है। तो जिसका एरिया हमारे पास चेंज होगा NS5 डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देता है जी। तीसरा हमारे पास है कोर मटेरियल। कोर मटेरियल का ये मतलब होता है कि जो आप लोगों के पास आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स बनाए हुए हैं वो किस मटेरियल के ऊपर आप लोगों ने बनाए हुए हैं। तो अगर वो हमारे पास कोई भी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो याद रखिएगा वो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो वो इजीली मैग्नेटाइज्ड नहीं होता। इसी तरीके से हमारे पास डिपेंड करता है क्लोजनेस ऑफ द कॉइल्स। दो कॉइल जो है उनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है
उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है। तो यही हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन था जी। होप सो दैट आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर ये टॉपिक समझ आ गया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।